तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ के फाइट जीतने पर हमारे ताइरिच को काफी ज्यादा फायदा हो गया था। साथ ही वो लोग डिनर पे डिस्कस करते हैं कि वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में पार्टिसिपेट करेंगे किसी और पवेलियन का नाम यूज करके। वहीं ब्रदर की वांग हाओ के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं स्वॉर्ड पवेलियन के सारे स्टूडेंट को मारकर। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारा छोटू ड्रैगन बैठे बैठे उदास हो रहा था, ये सोचकर कि जब से वो लोग एकेडमी वापस आए हैं मोयंग तो अपने दादाजी से मिलने चली गई है, पर अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए और उसे मोयंग की इतनी याद आ रही है। दूसरी तरफ वांग हाओ शुई के दिए हुए इस आइस फेदर से आइस फियोनिक्स की सोल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो सोल उसे अपना मास्टर मान ही नहीं रही थी। ये देखने के बाद छोटू ड्रैगन कहता है तुम फिर से फेल हो गए। वैसे भी सही बात है, ये फियोनिक्स तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे कंट्रोल करना अच्छे की बस की बात नहीं है। इसके बाद छोटू ड्रैगन वांग हाओ के पास जाकर पूछ रहा था कि आखिर तुमसे गलती कहाँ हो रही है। ये बात तो वांग हाओ को भी समझ में नहीं आती। वो कहता है कि जब भी मैं फियोनिक्स फेदर आइस क्रिस्टल को रिफाइन करने जाता हूँ ये निकल के बाहर मेरे आसपास घूमने लगती है, कहीं ये इस ड्रैगन फर्नेस की वजह से तो नहीं हो रहा। पर छोटू ड्रैगन कहता है कि ये आइस क्रिस्टल ऑलरेडी 8th लेवल की है, तो मुझे नहीं लगता ये इस फर्नेस की वजह से ऐसा कर रही होगी, शायद इसे तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिखा कि वो उससे अट्रैक्ट हो रही हो। ये बोलकर छोटू ड्रैगन कहता है मुझे सोचने दो, ये आइस क्रिस्टल ठंडी चीज से बनी है, तो अगर कोई ठंडी चीज रिफाइन करने के लिए हो तो शायद ये खुश हो जाए। तो वांग हाओ छोटू ड्रैगन का इशारा समझ जाता है और वो आइस फेदर क्रिस्टल को लेकर अपने स्वॉर्ड के साथ मिला चुका था, क्योंकि ये स्वॉर्ड भी तो आइस स्वॉर्ड थी ना। वैसे वो स्वॉर्ड देखने के बाद वो फेदर उससे चिपक गई थी। ये देखकर छोटू ड्रैगन कहता है लगता है ये इसी से अट्रैक्ट हो रही थी। उस आइस क्रिस्टल के और उस फेदर के मिलते ही वो जगह ठंडी हो जाती है, जिससे वांग हाओ को उसका कोल्ड ऑरा फील हो रहा था और अब वो आइस स्वॉर्ड वांग हाओ के हाथ से निकलकर उसके आसपास घूमने लगती है। वांग हाओ को समझ में नहीं आता कि अब ये ऐसा क्यों कर रही है। तभी वो स्वॉर्ड वांग हाओ पर अटैक करने आ रही थी। वांग हाओ स्वॉर्ड को ब्लॉक करने की काफी कोशिश करता है, पर वो स्वॉर्ड तो वांग हाओ की बॉडी में एंटर होने लगती है, जिससे वांग हाओ अपने माइंड स्पेस में पहुंच गया था। ये देखकर छोटू ड्रैगन कहता है कि लगता है ये स्वॉर्ड तुम्हें अपना मालिक नहीं मानना चाहती उस फेदर की वजह से, तो तुम्हें इसे कन्विंस करना होगा। तो वांग हाओ जैसे ही उस स्वॉर्ड को छूता है ना, वो रियल वर्ल्ड में वापस आ गया था, पर वो स्वॉर्ड तो से आर पार होकर बाहर भाग जाती है। वांग हाओ को समझ में नहीं आता कि ये स्वॉर्ड ऐसा क्यों कर रही है, और बाहर तो स्नोफॉल होने लगी थी। बाहर आने के बाद तो स्वॉर्ड का लुक ही चेंज हो जाता है और अब उस स्वॉर्ड ने वांग हाओ को अपना मालिक मान लिया था। वांग हाओ तो स्वॉर्ड को देख के काफी इंप्रेस होता है कि ये है ना गॉड लेवल की स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड से अटैक करने पर वहाँ चारों तरफ आइस क्रिस्टल सूख जाते हैं, जिसे देखने के बाद तो छोटू ड्रैगन भी काफी इंप्रेस होता है कि ये स्वॉर्ड वो फेदर मिलके तुम्हें अपना मालिक मान चुके हैं, और ये तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि ये दोनों चीजें अब तुम्हारे हार्ट से कनेक्ट हो चुकी हैं। दूसरी तरफ हमें ताइरिच को दिखाया जाता है जो दूर कहीं बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था, और उसके ब्रेक थ्रू करने के बाद उसका ऑरा काफी दूर दूर तक रिलीज होने लगता है। यहाँ वो एक्यूपंक्चर ट्रेनिंग मेथड का यूज कर रहा था। तभी वहाँ ताइरिच का सर्वेंट आते हुए कहता है कि मास्टर आपने तो काफी सालों से कल्टीवेशन नहीं की थी ना, फिर आज आपने अचानक से ब्रेक थ्रू क्यों किया? क्योंकि अगर आपके ऑरा को फील करते हुए थर्ड मास्टर यहाँ आ गए तो वो आपको ढूंढ लेंगे। ताइरिच खुद को हील करते हुए कहता है कि वैसे भी मैं काफी लंबे समय से छुपा हुआ हूँ और अब वक्त आ गया उनके सामने आने का, क्योंकि वो मेरे घर पे कब्जा करके बैठे हैं। अब जो भी मेरा उनके पास है वो मुझे हासिल करना होगा। दूसरी तरफ हमें छोटू ड्रैगन को दिखाया जाता है जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के बाहर कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने का वेट कर रहा था। तो ताइरिच की राह देखते हुए कहता है कि ये इतना रिच है फिर भी इसको आने में इतना टाइम लग रहा है, बताओ। ताइरिच एक रॉयल एंट्री लेते हुए कहता है कि कौन मुझे याद कर रहा था। तो छोटू ड्रैगन उसके पास जाकर कहता है कि जनाब मैं कह रहा था कि हम यहाँ फाइट करने आए हैं, वेकेशन एंजॉय करने नहीं। इसके बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम्हारी फाइट थोड़ी सी हार्ड हो जाए तो क्या हाल होगा तुम्हारा? तो ताइरिच रिलैक्स होते हुए कहता है कि मुझे डरने की क्या जरूरत है, डरना तो वांग हाओ को चाहिए ना, आखिर फाइट भी तो वही करेगा। पर यहाँ वांग हाओ समझ जाता है कि ताइरिच अपनी पावर को इंक्रीज कर चुका है, तो वो कहता है कि अगर तुम अपनी पावर रिलीज कर दो ना तो मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्टिनेंट में कोई भी तुमसे फाइट करने की हिम्मत करेगा। तो फाइनली यहाँ छोटू ड्रैगन को भी पता लग जाता है कि ताइरिच अपनी पावर को हाइड कर रहा है। इसके बाद वांग हाओ ताइरिच के पास में बैठते हुए थोड़ी मस्ती करते हुए कहता है कि बताओ ना क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तो ताइरिच कहता है कि पता नहीं, पर उसे इस बार अपनी पावर दिखानी होगी कुछ लोगों को अपना असली चेहरा दिखाने के लिए। वैसे वांग हाओ को हैरानी होती कि इस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में ऐसा क्या है जो ताइरिच को अपनी पावर दिखाने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि वांग हाओ के अकॉर्डिंग ताइरिच तो ऐसा बंदा है ही नहीं जो प्रेशर ले। तो ताइरिच कहता है कि ऐसी कोई चीज पैदा नहीं हुई है जो मुझे प्रेशराइज कर दे, वो तो बस इस खेल को एंजॉय करना चाहता है। वैसे ताइरिच ने अभी भी अपनी पूरी बात नहीं बताई थी, तो वांग हाओ कहता है मुझे इंतजार रहेगा जब तक तुम अपनी सच्चाई मुझे बता ना दो अच्छे से। इसके बाद वो लोग सफर में आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ मोयंग को दिखाया जाता है जो अपने दादाजी पे भड़क रही थी कि मुझे वांग हाओ के साथ जाने क्यों नहीं दिया, जिस पे उसके दादाजी कहते हैं कि वो ईस्ट पवेलियन को प्रेजेंट कर रहा है तो तुम वहाँ कैसे जा सकती हो। मोयंग तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहती है अगर वांग हाओ जा सकता है तो मैं क्यों नहीं, पर उसके दादाजी समझ जाते हैं कि ये लड़की ना बेसब्री है। इसके बाद वो मोयंग को अच्छे से समझाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें वांग हाओ के साथ जाने से मना किया है, उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने से थोड़ी, जाके करो, तुम दोनों जाके जो स्टेट को रिप्रेजेंट करना। मोयंग को समझ नहीं आता कि उसके दादाजी दूसरे किसके बारे में बात कर रहे हैं कि तभी वहाँ ब्रदर की आ जाता है, जिसे देखने के बाद
बाद तो मोयंग अपना वेपन निकाल लेती है, पर दादाजी उसे समझाते हैं कि ये पहले 7 याओ का मेंबर था पर अब ये सुधर गया है। पर मोयंग को पता था कि कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हो सकती और फिर वो बिना सोचे समझे उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। दादाजी उसे रोकते हुए कह रहे थे कि उस पर अटैक मत करो, वो अपनी इंजरी हील नहीं कर सकता। और मोयंग उसके सीने में तलवार घुसाने के बाद ये रियलाइज करती है कि दादाजी सच कह रहे थे। पर वैसे तो ये ब्रदर की का प्लान था, तो वो झूठ मूठ की एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतना बुरा हूँ? तो अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया है तो मैं ये डिजर्व करता हूँ। मोयंग को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और यहाँ उसके दादाजी तो पूरी तरीके से पिघल चुके थे। इसके बाद हमें स्वॉर्ड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेई अपने मास्टर को जाके सारा किस्सा बताता है, जहाँ वो ये कहता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वांग हाओ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पर ये सुनने के बाद तो उसकी मास्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि इतनी छोटी बात से डरने की जरूरत नहीं है, इस मैटर को वो खुद हैंडल कर लेगी। पर तलवार तोड़ने की जुर्म में वो फेई को मारने की धमकी देती है। फेई तो अपनी जान बचाकर भागने लगा था, पर तभी किसी के सामने से किए हुए अटैक पर वो मर जाता है। और ये उन सभी के मास्टर थे जो उस लड़की को कहते हैं कि वांग हाओ उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, तो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भी जिंदा छोड़ दूं तो जाकर उसे खत्म करो। जिसके लिए वो लड़की खुशी खुशी मान जाती है कि या तो अब उसकी जान जाएगी या फिर उस वांग हाओ की। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जाता है खत्म।